हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस सेशन में हमारी जो PYQ सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम 21st क्वेश्चन से शुरू करेंगे। द मिड आर्म सर्कमफेरेंस ऑफ द वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज नॉर्मल, मॉडरेट मालन्यूट्रिशन, सीवियर मालन्यूट्रिशन और ओबीज। 12.5 सेंटीमीटर मान की मध्य भुजा परिधि इंगित करती है कि बच्चा सामान्य है, मध्यम कुपोषण है, गंभीर कुपोषण है और मोटापा है। अगर हम बात करें कि ये 12.5 सेंटीमीटर क्या है, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मापने का एक पैमाना है। इसमें अलग अलग रेंज दी हुई होती है और 12.5 सेंटीमीटर अगर किसी बच्चे का मिड आर्म सर्कमफेरेंस है तो वो बच्चा नॉर्मल कैटेगरी में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नॉर्मल। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर नीचे ये दिखा रखा है आपको स्केल। इसमें जो रेड नंबरिंग है 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 11.5 सेंटीमीटर अगर रीडिंग आती है किसी बच्चे की तो वो किस में आएगा? सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में। अगर किसी बच्चे की मिड आर्म सर्कमफेरेंस की वैल्यू 11.5 टू 12.5 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो वो मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन में आएगा। और अगर 12.5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा अगर किसी बच्चे की मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की वैल्यू आती है तो वो बच्चा, उसमें कोई मालन्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्मल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आर इजीली एक्सक्रीटेड, आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडीज टिश्यू, रिक्वायर बाइल फॉर एब्जॉर्प्शन और सेल्डम रीच टॉक्सिक लेवल्स, यानी कि आसानी से उत्सर्जित होते हैं, शरीर के ऊतकों में संग्रहित नहीं होते हैं, अवशोषण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है, शायद ही कभी विषाक्त स्तर तक पहुंचते हैं। अगर हम बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ये इजीली एक्सक्रीट नहीं होते हैं, जबकि जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडीज टिश्यू। हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि नॉट स्टोर्ड। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी टिश्यूज़ में स्टोर नहीं होते हैं, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन्स बॉडी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो सेल्डम रीच टॉक्सिक लेवल, शायद ही कभी विषाक्त स्तर तक पहुंचते हैं। अगर फैट सोल्यूबल विटामिन्स की हम बात करें तो अगर इनको एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा तो ये विषाक्त स्तर तक भी पहुंच जाते हैं, यानी कि इनकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचता है ऑप्शन सी, रिक्वायर बाइल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पित्त की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन लेग्यूम्स आर इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान फलियों में पोषण विरोधी कारक निष्क्रिय हो जाते हैं? अगर हम बात करें लेग्यूम्स की, तो लेग्यूम्स में ऐसी कौन सी प्रोसेस की जाती है जिससे उनमें उपस्थित एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं? अब बात आती है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते क्या हैं। तो एंटी न्यूट्रिशनल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटी का मतलब प्रतिरोधी या विरोधी, यानी कि जो न्यूट्रिएंट नहीं है, जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स के विरोधी जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कहते हैं। तो हमारी जो पल्सेज होती है, लेग्यूम्स होती हैं, उनमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है जिन प्रोसेस के माध्यम से हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए सोकिंग, बी कुकिंग, सी फर्मेंटिंग और डी स्प्राउटिंग।
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी कुकिंग। कुकिंग के माध्यम से लेग्यूम्स में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पाए जाते हैं उनको इनएक्टिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक फैटी एसिड के रूप में शामिल है? ऑप्शन ए स्टीयरिक एसिड एंड ओलिक एसिड, ऑप्शन बी ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड, ऑप्शन सी पाल्मिटिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, और ऑप्शन डी लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। अगर हम बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं विद फॉर्मूला। लिनोलिक एसिड जिसको हम एल बोलते हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड जिसको हम एल बोलते हैं, एरेकिडोनिक एसिड जिसको ए बोलते हैं, और इकोसा पेंटानोइक एसिड EPA, और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड DH। ये सारे हमारे पांचों ही एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। अगर बात करें एसेंशियल फैटी एसिड्स की, तो ऐसे फैटी एसिड्स जिनको हमें हमारी डाइट के द्वारा लेना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, उनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, चूज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन चीज़ प्रिपरेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रिपीटेडली हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। बाई चांस कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, बाई चांस। बाकी मोस्टली जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है अपने को। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन A, B, C और D। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इनका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B। इसमें सबसे पहला स्टेप है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पास्चराइज करेंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क, उसके बाद में हम मिल्क की क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, यानी कि उसमें एसिड कंटेंट ऐड करेंगे। फिर एडिशन ऑफ एंजाइम ऐड करेंगे। फिर कर्ड कटिंग एंड कुकिंग, फिर जो कर्ड है उसकी कटिंग करेंगे और उसको कुक करेंगे। देन कर्ड ड्रेनिंग एंड चेडारिंग, और उसके बाद में कर्ड की ड्रेनेज करेंगे और चेडारिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट है 6 साल्टिंग एंड प्रेसिंग, उसके बाद में साल्टिंग और प्रेसिंग का प्रोसेस होगा, और देन राइपनिंग। इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यह है, पनीर तैयार करने में शामिल चरणों को निम्नलिखित में से सही क्रम में चुनें। पहला एंजाइम का जोड़, दूसरा दही काटना और पकाना, तीसरा दूध का अम्लीकरण, चौथा दही छानना और छाँटना, पांचवां दूध का पाश्चुरीकरण, छठा नमकीन बनाना और दबाना, और सातवां पकाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने ऑप्शन B। इसकी सीक्वेंस रहेगी आपके 5, 3, 1, 2, 4, 6 और 7। आगे इसकी प्रोसेस देख लीजिए एक बार। रो मिल्क है, रो मिल्क को हम क्या करेंगे, पास्चराइज करेंगे। उसमें एडिशन ऑफ स्टार्चर और कल्चर, जिसमें यानी कि एसिडिफिकेशन करेंगे मिल्क का। देन उसमें रेनेट जो एंजाइम है उसको ऐड करेंगे, तो वो कोएगुलेट हो जाएगा। फिर हम कोएगुलेशन का मतलब कि वो कर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और उस कर्ड फॉर्म का हम क्या करेंगे, जो वे है उसको हम सेपरेट करेंगे। देन उसकी सॉल्टिंग करेंगे और उसकी शेपिंग करेंगे, और हमारी जो चीज़ है वो तैयार हो जाएगी। उसकी एजिंग करेंगे, यानी कि राइपनिंग के लिए उसको रख देंगे। ये इसकी प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, प्रेग्नेंट वुमेन शुड टेक ऑल द फॉलोइंग सप्लीमेंट्स एक्सेप्ट। गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित सभी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए सिवाय विटामिन ए, फोलेट, आयरन, विटामिन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो फोलेट है उसका सप्लीमेंट्स भी प्रेग्नेंट वीमेन को लेना पड़ता है। आयरन सप्लीमेंट्स भी और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी प्रेग्नेंट लेडी को दिए जाते हैं, लेकिन विटामिन ए सप्लीमेंट जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। क्रिटिनिज्म निम्नलिखित में से कौन से खनिज की कमी से होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी सेलेनियम।
ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। क्रिटिनिज्म इज ए डिजीज़ कोज्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपो, जहाँ पर भी हाइपो वर्ड आता है इसका मतलब कमी से, और जहाँ पर भी हाइपर वर्ड आता है वो होता है अधिकता से या एक्सेस से। तो जो क्रिटिनिज्म है वो किसकी वजह से होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। आयोडीन डेफिशिएंसी इज डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ द मेजर कोज ऑफ क्रिटिनिज्म। अगर बात करें कि मेजर कोज क्या है, प्रमुख कारण क्या है क्रिटिनिज्म का, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी डाइट में आयोडीन की कमी। हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू इम्पेयर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग फीटस, जो ग्रोइंग फीटस होता है उसका डेवलपमेंट इम्पेयर हो जाता है। एंड लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ, और इससे उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो भी रुक जाता है और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ फ्रॉम, कुपोषण स्वास्थ्य की हानि है। ऑप्शन ए डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी की वजह से कुपोषण की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कुपोषण क्या है या माल न्यूट्रिशन क्या है, तो माल न्यूट्रिशन किसी पर्टिकुलर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता या फिर इम्बैलेंस, उससे होने वाली जो भी हमारी शारीरिक कंडीशन है वो उसको हम माल न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी कि कमी, जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो जाती है, अभी हमने पढ़ा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्रिटिनिज्म हो जाता है, ये भी कुपोषण में आएगा। अगर हम एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है या फैट कंटेंट ज़्यादा है और उससे हमारी बॉडी में कैलोरी डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से मोटापा हो रहा है, तो वो भी हमारे कुपोषण की स्थिति में आएगा। और इम्बैलेंस का मतलब है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इम्बैलेंस हमारी डाइट में, तो वो भी कुपोषण की स्थिति में आएगा। अगर हम ऐसी डाइट लंबे टाइम तक लें जो बैलेंस डाइट नहीं हो, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही हो या हम जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन से माल न्यूट्रिशन की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज हिंडर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किससे कैल्शियम अवशोषण बाधित होता है। यानी कि जो कैल्शियम जो हम डाइट के द्वारा लेते हैं वो हमारी बॉडी में जा कर के एब्जॉर्ब होता है, तो उस दौरान कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी स्टमक एसिड, और ऑप्शन डी विटामिन डी। अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी है ऑक्जेलेट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्जेलेट्स। जो ऑक्जेलेट्स होते हैं जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट नोटेबल रोल ऑफ विटामिन ई इज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विटामिन ई की सबसे उल्लेखनीय भूमिका निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन ए एक्टिवेट ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ऑप्शन बी एनहांस कैल्शियम डिपॉजिट्स इन द बोन, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट लिपिड अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी स्पोर्ट प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस। रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन को सक्रिय करें, हड्डी में कैल्शियम जमा को बढ़ाएं, लिपिड को ऑक्सीकरण से बचाएं, प्रोटीन और डीएनए संश्लेषण का समर्थन करें। तो विटामिन ई जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी और सेलेनियम, जिंक, ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। तो जो विटामिन ई है वो जो लिपिड होता है यानी कि फैट होता है उसके ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटेक्ट लिपिड अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है मेरास्मस इज ए फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन characterized by energy deficiency in child with marasmus looks emaciated. Which one of the following clinical manifestation is observed in a child suffering from marasmus? Option A subnormal temperature, option B visible peristalsis from thin abdominal wall,
ऑप्शन सी वाटरी डायरिया फॉर विद एसिड स्टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मेरास्मस क्या है? एक कुपोषण है। कुपोषण किस तरह का? यानी कि ऊर्जा की जब कमी होती है किसी बच्चे में और जब लंबे टाइम तक वो ऐसी डाइट लेता है जिसमें उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है, तो उस बच्चे में मेरास्मस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो बच्चा बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। तो ऐसे जो मेरास्मस से पीड़ित बच्चे होते हैं, इनमें कौन सी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो हमें देखने को मिलते हैं? तो उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो असामान्य हो जाता है, पतली पेट की दीवार से दृश्यमान कर्मानुकुंचन, यानी कि जो उनके एब्डोमिनल वॉल है वो विजिबल, उससे विजिबल पेरिस्टेल्सिस यानी कि बिल्कुल थिन हो जाती है एब्डोमिनल वॉल, और वाटरी डायरिया होता है विद एसिड स्टूल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सक्सेसफुल वेट लॉस डिपेंड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए अवॉइडिंग फैट्स एंड लिमिटेड वाटर, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग प्रोटीन एंड रेस्ट्रिक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेक एंड इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन डी टेकिंग सप्लीमेंट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें वज़न घटाना है सक्सेसफुली तो हमें किस चीज़ को फॉलो करना होगा? अवॉइडिंग फैट एंड लिमिटिंग वाटर। अगर हम फैट को अवॉइड करेंगे देन तो राइट, लेकिन लिमिटिंग वाटर, अगर हम पानी को लिमिटेड कर देंगे तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग प्रोटीन एंड रेस्ट्रिक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बढ़ा करके हम हमारा वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेक, हम हमारी एनर्जी इंटेक को रिड्यूस करके और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके वेट लॉस कर सकते हैं, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 32, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड बट इज डेफिशिएंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। जो मिल्क है उसको एक इन्फेंट के लिए कंप्लीट फूड माना जाता है, लेकिन इसमें एक ऐसा मिनरल है जो इसमें डेफिशिएंट होता है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन्स। अगर हम बात करें कैल्शियम और प्रोटीन और विटामिन्स की, तो कैल्शियम जो है वो मिल्क में अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। मिल्क को कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है और मिल्क में प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स में जो विटामिन डी है उसका भी मिल्क जो है वो अच्छा सोर्स होता है। तो यहाँ पर विटामिन की हम बात ही नहीं करें, क्वेश्चन में मिनरल का पूछा हुआ है, तो ना ही तो विटामिन मिनरल है और ना ही प्रोटीन मिनरल है। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। यहाँ पर मिनरल है सिर्फ कैल्शियम और आयरन, और कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है मिल्क, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन, यानी कि मिल्क के अंदर आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। आयरन और विटामिन सी जो है वो मिल्क में नहीं पाए जाते हैं, मिल्क इनके पुअर सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है द फूड्स विच गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली आर कॉल्ड एज। ऑप्शन ए सेमी पेरिशेबल फूड, बी पेरिशेबल फूड, सी नॉन पेरिशेबल फूड और डी प्रिजर्व्ड फूड। ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है इस पे मैंने कल एक पूरी क्लास ली थी और आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पेरिशेबल फूड, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको हम पेरिशेबल फूड्स कहते हैं। कल की क्लास में मैंने फूड एंड फूड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बॉडीज मैग्नीशियम कैन बी फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारे शरीर में मैग्नीशियम है उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कहाँ पर स्टोर रहती है? ऑप्शन ए है बोन्स, बी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सी मसल्स और डी नर्व्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बोन्स। जो मैक्सिमम जो मैग्नीशियम है वो हमारी बॉडी के बोन्स में स्टोर रहती है। नेक्स्ट है ए केमिकल स्कोर इज़ ए मेजर ऑफ इवेलुएटिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन एंड देयर क्वालिटी when one of the following protein rich food is known for the highest chemical score. ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी पल्सेस, ऑप्शन डी व्हीट। रासायनिक स्कोर प्रोटीन के पोषण मूल्य और उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का एक उपाय है। जब निम्नलिखित प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में से एक को उच्चतम रासायनिक स्कोर के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन ए एग, क्योंकि जो एग है उसका जो रासायनिक स्कोर है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो अंडा है उसमें जो प्रोटीन की गुणवत्ता है और प्रोटीन का जो पोषण मूल्य है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेज को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। ऑप्शन ए है फोलेट, बी है नियासिन, सी है राइबोफ्लेविन और डी है विटामिन B12। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फोलेट, जिसको हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है? न्यूरल ट्यूब डजंट फॉर्म राइट एंड द बेबीज ब्रेन और स्पाइन इज डैमेज्ड। कोई भी जो प्रेग्नेंट मदर होती है, अगर वो उसमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है और वो स्टार्टिंग के जो प्रेगनेंसी के मंथ होते हैं उसमें अगर वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स नहीं लेती है तो उसमें डेफिशिएंसी की वजह से जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, उसके अंदर भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से नाम से जानते हैं। और इससे जो बेबी है उसके ब्रेन और स्पाइन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अंदर आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है। इसलिए जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनकी डाइट के अंदर विटामिन B9, जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं और फोलेट भी बोलते हैं, वो होना चाहिए। और इसके अलावा फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। नेक्स्ट है, फूड कंजप्शन एट नेचुरल लेवल कैन बी असेस्ड बाय। ऑप्शन ए 24 आवर रिकॉल मेथड, बी डाइट हिस्ट्री, सी फूड बैलेंस शीट, डी वे फूड रिकॉर्ड। प्राकृतिक स्तर पर भोजन की खपत का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 24 घंटे रिकॉल विधि, बी आहार इतिहास, सी खाद्य बैलेंस शीट और डी है वजन किए गए भोजन का रिकॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फूड बैलेंस शीट। अब इसमें अपन देख लेते हैं हमारे जो 4 मेथड हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो 24 आवर रिकॉल मेथड है, क्या होता है ये? ए 24 आवर डाइटरी रिकॉल इज ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है, हम अगर रिसर्च आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड 2 तरह का होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका स्ट्रक्चर्ड एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जिसका भी हमें 24 आवर का डाइटरी रिकॉल करना होता है उससे हम क्वेश्चनिंग करते हैं। और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, ऑल फूड्स एंड बेवरेजेस, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन ने 24 आवर्स के अंदर जो भी भोजन लिया है, जो भी बेवरेजेस लिए हैं, उन सब का एक अपन कह सकते हैं कि उन सब का एक डिटेल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है डाइट हिस्ट्री मेथड। डाइट हिस्ट्री मेथड क्या होता है? जैसा कि नाम में पता चल रहा है, हिस्ट्री का मतलब पिछले दिनों का उसका रिकॉर्ड। तो ये क्या है? एक डिटेल्ड रेट्रोस्पेक्टिव डाइटरी असेसमेंट दैट ऑब्टेन डिटेल ऑफ इंडिविजुअल फूड्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड्स इटन लेस रेगुलरली। यानी कि रेगुलर जो वो फूड ले रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो उसका रेगुलरली जो इन्फॉर्मेशन है फूड से रिलेटेड, उनका असेसमेंट। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब डाइटरी इंटेक्स। और इसका यूज़ किस में किया जाता है? डाइटरी इंटेक्स को देखने के लिए, उसका डाइटरी बिहेवियर कैसा है वो देखने के लिए। और ये हम किसी पर्टिकुलर मंथ, ईयर या फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो पास्ट का टाइम है, उसका जो भी डाइट की हिस्ट्री होती है उसको हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है ए फूड बैलेंस शीट is a statistical framework that provides a comprehensive picture of a country's food supply and utilization over a given period of time। और ये जो फूड बैलेंस शीट है ये एक स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है और इसके द्वारा हम
जो कंट्री की फूड सप्लाई और यूटिलाइजेशन है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पिक्चर है वो देखते हैं। नेक्स्ट है वेट फूड रिकॉर्ड, WFR जिसको हम बोलते हैं, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल्स डाइट, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डाइट की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, एंड आर कंसिडर्ड ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डाइटरी असेसमेंट, और ये डाइटरी असेसमेंट के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है द रेट एट and the extent to which a vitamin is absorbed and used in the body is termed as which one of the following? Option A bioavailability, option B intrinsic factor, C pharmacological effect और D physiological effect। किसी विटामिन के शरीर में अवशोषित होने और उपयोग होने की दर और सीमा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि कोई भी जो विटामिन है वो हम लेते हैं और लेने के बाद में हमारी डाइट के थ्रू हम उसका उपयोग करते हैं और उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है, और जब उसकी अवशोषण होने की दर है यानी कि एब्जॉर्प्शन की जो दर है और हमारे बॉडी के द्वारा उसको यूज करने की जो दर है उसको हम क्या कहेंगे? बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है कलर्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और डी सोडियम बेंजोएट। रंगीन फल उत्पादों को निम्नलिखित में से किस परिरक्षक के उपयोग से संरक्षित किया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। इसमें दो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, एक तो कलर्ड फ्रूट्स में और एक बिना कलर वाले फ्रूट्स में। यहाँ पर आपको कलर्ड फ्रूट दिया हुआ है, कुछ जगह पर किसी पर्टिकुलर फ्रूट का नेम दे दिया जाता है, तो हमें उस फ्रूट के नेम को देख करके हमें ये देखना है कि ये जो फ्रूट दिया हुआ है वो कलर्ड है या नॉन कलर्ड है। तो जहाँ पर भी कलर्ड फ्रूट प्रोडक्ट की बात आती है तो वहाँ पर हम हमेशा प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे सोडियम बेंजोएट, और जहाँ पर जो विदाउट कलर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रिजर्वेटिव्स है उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है। जो प्रिजर्वेटिव्स है उनको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। जो क्लास 1 है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है और क्लास 2 में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स आ जाएंगे। यहाँ पर उनके एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में कौन कौन से आते हैं और आर्टिफिशियल या केमिकल प्रिजर्वेटिव में कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इज प्रेजेंट इन एग वाइट? एग वाइट के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? ऑप्शन ए बायोटिन, बी एल्ब्यूमिन, सी लाइसिन और डी एविडिन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एविडिन। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।